नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मोती मस्जिद के मीनार का कलश चोरी होना, सुरक्षा में सेंध। मस्जिद सुरक्षा समिति की अनदेखी भी। चोरी की खबर प्राप्त होते ही जमीयत की टीम पहुंची मस्जिद परिसर देखने के लिए। जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश कर रही लंबे समय से ऐतिहासिक मोती मस्जिद के संरक्षण सुरक्षा की मांग। एक तरफ मोती मस्जिद की सीढ़ियों पर सुरक्षा जालियां तो लगाई गई, पर सुरक्षा अधूरी है। धर्म स्थल भी सुरक्षित नहीं। मोती मस्जिद बदहाली को ना देखने वाला कोई, ना सुनने वाला कोई। मस्जिद में जाने का रास्ता बदहाल तो अंदर का अंदाजा लगाया जा सकता है। भोपाल शहर की ऐतिहासिक कीमती विरासत मोती मस्जिद को व्यवस्थित कर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने की मांग सैकड़ों बार की गई। सीढ़ियों पर भी सुरक्षा चैनल गेट लगाए जाने की मांग की गई है। रंग रोगन पर भी ध्यान देने की मांग की गई। औकाफ शाही ने जिम्मेदार मस्जिद की सुरक्षा में नाकाम साबित हुए। मोती मस्जिद परिसर में औकाफ शाही का कार्यालय होने के बावजूद मस्जिद की सुरक्षा में सेंध मस्जिद की तरफ कोई ध्यान नहीं, जिसका नतीजा आज एक मीनार से आधा कलश गायब हो गया। कलश का कुछ हिस्सा पूर्ण रूप से सोने का बताया जाता है और कुछ हिस्सा पीतल का। अपराधियों ने कलश को निकाला, उसके पश्चात उसमें से सोने का हिस्सा गायब किया और बाकी वहीं छोड़कर फरार हो गए। अपराधी ऐतिहासिक मस्जिद दिन प्रतिदिन वर्षों से हो रही खस्ता हाल रास्ते पर ही नजर आते हैं। पिछले 24 घंटे में 11 नए मामले सामने आए, 20 ठीक हुए। पब्लिक एक्टिव केस की संख्या 102 बची है। भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी के शामिल होने पर यात्रा का असर और रुझान दिखाई देने लगा। गुजरात के विधायक ने कांग्रेस छोड़ दिया है। गुलाम नबी आजाद पहले छोड़ गए हैं। यात्रा की शुरुआत जब से हुई है तब से कांग्रेस बिखरती जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी हिंदू है। चुनाव के समय ही इन्हें त्योहार याद आते हैं। यह वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताया है और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े नजर आए हैं। दिग्विजय सिंह पर राज्य और बता देते हैं किन राज्यों में आरक्षण खत्म किया गया है। दिग्विजय सिंह अंग्रेजों की नीति फूट डालो राज्य करते हैं, अपनाते हैं व देश की जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 20 लोग हैं। 102 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में प्रचलन में है। जल्दी हम 3 डिजिट को छोड़ने वाले हैं और 2 डिजिट पे आने वाले हैं। सैंपल जो कल लिए गए वो 1837 थे। संक्रमण दर जो वर्तमान में हमारी है वो 0.60 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही वर्तमान में कोई पुलिसकर्मी का एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन 6 लोगों को हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,31,83,932 लोगों को हुआ है। जी देखिए, क्या अधीर रंजन जी ने पहले कहा हो या अभी उदित राज जी ने कहा हो, आप कांग्रेस की पूरी थीम को देख लीजिए। ये तो नेशनल बात है श्रद्धेय मुर्मू जी की। आप मध्य प्रदेश को ले लो, अधीर रंजन जी भी राष्ट्रपति जैसे महामहिम जैसे पद पे असंसदीय शब्द बोले। क्या मूल रूप से ये अनुसूचित जनजाति का अपमान करते हैं। अकेले महामहिम की बात नहीं, देश की बात है। मध्य प्रदेश के अंदर देखो आप, शिवभान सिंह जी सोलंकी, श्रद्धेय जमुना देवी जी, दलवीर सिंह जी और अभी जो वर्तमान में हमारे नेता हैं, उन सब के अपमान की जैसे कांग्रेस ने सुपारी ले ली, उसका असर और रुझान दिखाई देने लगे हैं उनकी यात्रा के। कल कांग्रेस के जो विधायक हैं गुजरात में, उनने अब कांग्रेस छोड़ दिए। इसके पहले मध्य प्रदेश में हमारे पूर्व विधायक जी सागर जिले में छोड़ गए थे। उसके पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो कार्यकारी अध्यक्ष गुजरात के, उनने छोड़ दी थी। उसके पहले गुलाम नबी आज़ाद छोड़ गए थे। उसके पहले कपिल सिब्बल छोड़ गए थे।
ये यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है उस दिन से कांग्रेस पत्ते की तरह बिखरती जा रही है। मेरे ख्याल से यही रुझान है उसका। ये देखिए, ये चुनावी हिंदू हैं और चुनाव पर ही इनको त्योहार याद आते हैं, मंदिर याद आते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, जिनकी सरकार ने कि राम काल्पनिक थे। ये ऐसे हिंदू हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों से जाके मिलते हैं। ये ऐसे हिंदू हैं जो हिंदुत्व को भी तोड़ने, हिंदुत्व शब्द को ही परिभाषित करते हैं, हिंदुत्व को ही तोड़ने की कोशिश राहुल गांधी जी जैसे लोग करते हैं। और इसलिए अब देश का बहुसंख्यक हिंदू समझ गया है कांग्रेस को और उनके नेताओं को। राज्य और बता देते वो। दरअसल ये दिग्विजय सिंह की एक टैक्टिस है जो अंग्रेजों की थी, फूट डालो राज करो। और ऐसे ही उन्होंने खरगोन के दंगों में कहीं की मस्जिद कहीं लगा दी थी, मस्जिद पर झंडा फहराते हुए कोई और दिखा दिया था। भोपाल के पुल को पाकिस्तान का पुल, एक रेलवे का पुल लगा दिया था। ये भी उसी से रिलेटेड है कि अब ये कैसे जातियों में बांटें और कैसे, इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ आरक्षण समाप्त कर दिया है, इस राज्य में कर दिया, वो राज्य में कर दिया, और भ्रम फैला के थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए। भोपाल जैसी स्थिति होगी कांग्रेस की मध्य प्रदेश। पहले तो मेरा निवेदन है कि ये चुनावी उससे मत जोड़िए इसे। ये हमारी पुरानी योजना है, लगातार लंबे समय से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को ध्यान में रखकर कभी काम नहीं करती, वो सेवा को और विकास को ध्यान में रखकर काम करती है। उसी का परिणाम है कि बाकी के दल सिमटते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, आस्था बढ़ती जा रही है। ये कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी तीर्थ दर्शन योजना, टोकन चलाई थी नाम के लिए। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्रवण कुमार की भूमिका में बुजुर्गों को तीर्थ करा रहे हैं, और बुजुर्गों को तीर्थ करा रहे हैं। आप उन बुजुर्गों से मिलिए तो, जो किसी न किसी कारण से तीर्थ नहीं कर पाए या उनके बच्चे उन्हें तीर्थ नहीं करा पाए, उनको अगर निःशुल्क यात्रा पूरी की पूरी मय सुविधाओं के भोजन पानी के साथ में मिल रही है, तो उसके लिए बड़ी योजना है ये। और इस योजना को स्वाभाविक रूप से कांग्रेस तो आलोचना करेगी। बीती रात्रि लगभग 2 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर लौटते वक्त ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 3 की मौत हुई, 22 हुए घायल, जिनमें 9 लोग गंभीर, जिन्हें चिकित्सकों ने किया रीवा रेफर। वहीं 13 का मऊगंज सिविल अस्पताल में चल रहा इलाज। सभी लोग मऊगंज थाना क्षेत्र बुमिराह ग्राम के निवासी बताए जा रहे हैं। मृतक सहित घायल नईगिड़ी के अष्टभुजी धाम देवलाहा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर लौटते वक्त नशे में हाल में ट्रैक्टर चला रहे थे। चालक की लापरवाही से हुआ दर्दनाक हादसा। सिविल अस्पताल मऊगंज में एसडीएम एपी त्रिवेदी और एसडीओपी नवीन दुबे दल बल के साथ पहुंचकर घायलों को त्वरित व बेहतर इलाज की व्यवस्था कराई। सर, घटना हुई है जिसमें 3 की मौत हुई है, 24 घायल हुए हैं। ये कब की घटना है कि क्या? मुझे सर 1:30 बजे के लगभग हुई थी घटना। सर 1:30 बजे ही हमको सूचना मिल गई थी फ़ोन पर, तो हम लोग यहाँ तैयार थे। 2 बजे के लगभग वो सब लोग आए। कितने घायल थे? सर 27 टोटल है, 25-27 के लगभग। तो 13 रिफर हुए हैं, 9 यहाँ एडमिट थे और 3 की मृत्यु हुई। जो रिफर हुए हैं उनकी हालत क्या है? उनकी हालत ठीक थी, लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं, इसलिए रिफर कर दिया गया। दर्द से ज़्यादा करा रहे थे, तो अपन को लगा कि मतलब कुछ घटना घटी। और ऊपर से अधिकारियों का ये था कि मतलब आप जल्दी से जल्दी रिफर करें। रास्ते में ट्रैक्टर पलट गया और 40 लोग उसमें सवार थे। ट्रैक्टर पलटा तो पूरे लोग दब गए। 3 लोग घटनास्थल पर ही ख़त्म हो गए, बाकी लोग घायल हैं। घायलों को संजय गांधी भिजवाए, एम्बुलेंस के इंतजाम किए, तमाम पूरा प्रशासन आया, एसडीएम और आपके एसडीओपी साहब, डॉक्टर कोल साहब, सब लोगों का सराहनीय काम रहा। सब लोग अच्छी मदद की, अच्छी मेहनत किए। मरीजों को भी भिजवाने में भी और यहाँ दवाई करने में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से खड़ा था। स्पीकर साहब से भी मेरी रात को ही बात हुई। उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से अधिकारियों को निर्देशित करके
और पूरे प्रशासन को यहाँ जिस तरह से प्रशासन हमला आया और मदद किया लोगों की, निश्चित रूप से बहुत अच्छा सरकार के लोग जितने अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम किए, अच्छी मदद की। जबलपुर में विजयदशमी पर भव्य मुख्य दशहरा चल समारोह आयोजित किया गया। मुख्य चल समारोह नगर निगम 3 पत्ती चौक से प्रारंभ हुआ। करीब 3 दर्जन से ज्यादा दुर्गा प्रतिमाएं और विभिन्न रामलीला समितियों की झांकियां चल समारोह में शामिल हुई। दशहरा चल समारोह को देखने हजारों की संख्या में शहरवासी पहुंचे, जिससे देख ऐसा लगा मानो समूचे शहर की सड़क पर दशहरा मनाने उतर गया हो। दशहरा पर्व पर शहर में मुख्य चल समारोह स्वरूप से निकाला गया। मुख्य चल समारोह की शुरुआत नगर निगम 3 पत्ती चौकी से हुई। चल समारोह में अनुयायी गोविंदगंज रामलीला समिति ने की। इससे पहले गोविंदगंज रामलीला समिति द्वारा छोटा फुआरा के चल समारोह निकाला गया, जो मुख्य चल समारोह में शामिल हुआ। 3 पत्ती चौक पर दशहरा चल समारोह का आगाज पूर्व विधि विधान के साथ जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। जबलपुर में ये पर्व बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। जबलपुर का चल समारोह पूरे देश में चर्चित है, जहाँ भक्ति भाव के साथ 9 दिन पूरा करने के बाद लोग सड़कों पर उतरते हैं, प्रभु राम के दर्शन करते हैं, माँ की आराधना करते हुए इस चल समारोह में चलते हैं। हम देख रहे हैं कितनी भव्यता के साथ ये चल समारोह निकल रहा है। इस अवसर पर मैं संसदीय क्षेत्र की जनता को शुभकामनाएं देता हूँ, माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ये देश, ये प्रदेश और ये जबलपुर आपके चरणों की कृपा से सदैव हरा भरा रहे, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, विकास के रास्ते पर हम सब मिलकर आगे बढ़ें। राजधानी जबलपुर के लिए गौरव की बात ये दशहरा चल समारोह जो 150 वर्षों से भी अधिक इसकी पुरानी परंपरा है। मैं इस मौके पर प्रभु श्री राम के सभी भक्तों को दशहरा पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु से यही कामना करता हूं कि हे प्रभु, आने वाले समय में आपके आशीर्वाद से आपके भक्तों के मन में जो जो कुछ ख्वाहिशें हैं, जो जो कुछ वो आपसे चाहते हैं, वो आपके आशीर्वाद से जरूर प्राप्त हो। पुनः एक बार संस्कार जाने की समस्त धर्म प्रेमी जनता को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी की आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रमुख चल समारोह जबलपुर शहर का ऐतिहासिक आज निकल रहा है। कलकत्ता के बाद सबसे बड़ा चल समारोह जो है वो जबलपुर से ही निकलता है और हम सब इस बात के लिए गौरवशाली महसूस करते हैं कि जबलपुर शहर में लाखों की संख्या में लोग चल समारोह दशहरा देखने के लिए आते हैं। 9 दिन माता रानी मय हो गया था पूरा शहर, आज माता रानी मई और राममयी हो गया है पूरा शहर। आप सभी को पुनः विजयदशमी की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर एक और जहां शहर के विभिन्न स्थानों पर आदिशक्ति मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना कर पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से पूजा अर्चना कर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बालाघाट इकाई द्वारा ग्राम गर्रा में मां दुर्गा के 5 स्वरूपों की चैतन्य झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। दुर्गा पंचमी से शुरू हुई इस आयोजन का समापन नवमी को किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा कोविड काल को छोड़कर विगत कई वर्षों से चैतन्य झांकी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मा कुमारी बहनें मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के रूप में एकत्रित होकर बैठती हैं, जिसे देखने पर लगता है कि कोई जड़ मूर्तियां हैं। इस वर्ष आयोजित चैतन्य झांकी के कार्यक्रम में बीके पूनम बहन, बीके भारती बहन, बीके पूजा बहन, बीके सोनाली बहन और बीके राखी बहन ने क्रमशः मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां काली और गौरी का स्वरूप धारण किया। संस्था संचालिका बीके माधुरी बहन ने संस्था के उद्देश्य और चैतन्य झांकी के महत्व को लेकर बताया कि राजयोग एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से परम पिता शिव को सुप्रीम सर्वशक्तिमान है। माँ भगवती के चल रहे महापर्व आज दुर्गा नवमी की सभी को शुभकामनाएं। और इस पावन अवसर पर हम जो माँ देवी स्वरूपा चैतन्य झांकी देखकर अपने अंदर भी वो चैतन्यता का अनुभव कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि हम इस अवस्था को पाने के लिए
जो अपनी चैतन्य शक्ति को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो साधना बहनों ने की है, उसके लिए मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और चूंकि जिस पावन धरा पर हम खड़े हैं, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम में, यहाँ बहुत बोलने की शायद जरूरत नहीं होती। यहाँ आकर जो शांति का अनुभव होता है, उसमें ही हमें सभी अनुभव प्राप्त हो जाते हैं जो शब्दों में नहीं हो पाते। तो निश्चित तौर पर यहाँ से जो हमारी बहन जी ने बोला है कि हमें अपने जीवन में ध्यान को जरूर उतारना चाहिए। मार्ग कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, उसकी मंजिल एक ही है, अपनी स्वयं की आत्मा से मिलाने। जब हम ध्यानस्थ अवस्था में जाते हैं तो जो चैतन्यता की स्थिति, जो ब्रह्मांड में हम बोलते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है। ये ध्यान में जाने पर उस स्थिति का अनुभव हमें बहुत अच्छे से होता है। इसलिए जीवन में ध्यान का अनुभव जरूर करना चाहिए, और सिर्फ अनुभव नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन ध्यान भी करना चाहिए, चाहे किसी भी मार्ग से जुड़े, लेकिन ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। और आज जो हमारी बहनों ने ये स्थिति प्राप्त की, इस स्थिति को हम अपने जीवन में जहाँ पर भी रहकर भी प्राप्त कर सकते हैं तो हम जरूर करें। और मैं पुनः पूरे ब्रह्म कुमारी, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी परिवार की हमारी बहनें, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आज लगभग 16 वर्ष बाद चैतन्य झांकी देखा, लेकिन मुझे याद था। ओम शांति। आप सभी को, सारे जिले निवासियों को, सभी माँ के भक्त श्रद्धालुओं को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से हर वर्ष नवरात्रि पर्व पर माँ दुर्गा की चैतन्य झांकी का आयोजन किया जाता है, और इस झांकी के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है कि राजयोग एक ऐसी कला है, ऐसी शक्ति है कि सीधा उस परमात्मा शिव, जो सुप्रीम पावर है, सर्वशक्तिवान है, जो हम सर्व आत्माओं के परम पिता हैं, उस ईश्वर पिता से हम उनकी शक्तियों को स्वयं में ग्रहण करके अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। हमारे अंदर अनेक शक्ति, अनेक गुण, अनेक कला, एकाग्रता आदि, हर कार्य में कुशलता, ये सब कुछ हम राजयोग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और उसी ही राजयोग का परिणाम है जो आप हमारी चैतन्य देवियों को देख रहे हैं कि हम आपके जैसे ही एक साधारण सी कन्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर ये रोज राजयोग, मेडिटेशन और ईश्वरीय ज्ञान का सत्संग करती हैं। जो शक्ति, जो गुण उन्होंने परमात्मा शिव से पाया है, वो आज उनके माध्यम से हम चैतन्य साक्षात देख रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। जबलपुर में भारतीय सिंधु समाज के द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन सिविल लाइन में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने शिरकत की। वह प्रारंभिक परिधान में महिलाओं और बच्चों के द्वारा गरबा करते हुए मां भगवती की आराधना की गई। वहीं इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर जितेंद्र जामदार, स्मार्ट सिटी सीईओ निधि सिंह राजपूत आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं इस गरबे में महिलाओं और बच्चों के द्वारा मनमोहक गरबे की प्रस्तुति दी गई। बड़ी संख्या में सिंधी समाज के नागरिक इस गरबे में शामिल हुए। इस गरबे का आयोजन प्रमुख तौर पर कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक रोहिणी के द्वारा
उनकी पत्नी के नेतृत्व में किया गया। हमारे यहाँ गरबा हो रहा है सिंधी समाज का एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं। जैसे आप देख रहे हैं सारे पार्टिसिपेंट्स कितने एक्साइटेड हैं, इतने सारे माहौल बहुत अच्छा है, हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। और सिंधी समाज बहुत बढ़िया समाज लगता है हमको, जो कि हम सरदार हैं पर फिर भी हम सिंधियों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, क्योंकि उनका ट्रीट करने का तरीका, स्वागत करने का तरीका, वो सब बहुत ही शानदार है। ऐसा हम जी, आपका नाम? मेरा नाम है मनी कौर। जैसा कि आप सभी को महिला शाखा के तत्वाधान में कई प्रोग्राम जो कि हर साल की तरह इस वर्ष भी गरबा सिंधु दशहरा गरबा महोत्सव मनाया जाता है। और इस दशहरे को हम लोग करीब 2010 से लेकर कंटिन्यू मना रहे हैं। हर साल दिन दूनी रात चौगुनी ये अपना उमंग दिखा रहा है और बच्चों में, महिलाओं में बहुत उत्साह रहता है कि हम लोग इसमें अलग-अलग दिनों में अलग-अलग यहाँ पर आके देवियों को, माताओं गरबे होते हैं। आपने नमन किया है और हर एक दिन अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। आज विजयदशमी वो यहाँ पर दिखाई जाती है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर प्रकार के, हर राज्य के यहाँ पर गरबा उत्सव दिखाई जाती है, संस्कृति दिखाई जाती है। स्टेज शो के माध्यम से हम लोग बच्चों को संस्कार देते हैं और नई पीढ़ी को मनोबल बढ़ाते हैं। उनको हम लोग पुराने से लेकर नए की तरफ प्रेषित करते हैं कि किस प्रकार हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए, किस प्रकार हमें अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए, हमें मॉडर्न भी बनना है, लेकिन संस्कृति को भी निभाते हुए चलना है। तो यह दशहरा हमारा अनेकता में एकता सिखाता है, सद्भावना दिखाता है और सिखाता है। और उसके साथ साथ इसमें गरबा, बेली, गुजराती, बंगाली, मराठी, सिंधी, पंजाबी सब प्रकार के आज हम लोग यहाँ पर गरबा के ये स्टेप हम लोग करने जा रहे हैं। और साथ साथ में रावण दहन का, जैसे कि असत्य पर सत्य की विजय, वो हम इसमें मनाते हैं कि किस प्रकार सत्य को हमें अपनाना है और असत्य की हमेशा हार होती है और रावण को जलाया जाता है और राम के राज्य को अपनाना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 500 से ये हमारी महिलाएं, बच्चे मिलकर 500 पार्टिसिपेंट्स होते हैं और इसमें 10-15 हज़ार के करीब सब दर्शक आते हैं, देखते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, सब अच्छा लगता है। हमारा भारतीय सिंधु सभा महिला शाखा की मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, मनीषा रोहानी। भोपाल डिक्की चलत इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश और शासन के सहयोग से आगामी दिनांक 9 अक्टूबर दिन रविवार 2022 वाल्मीकि जयंती के अवसर पर भोपाल के रविंद्र भवन में सुबह 9 बजे से SC/ST बिजनेस कंसल्ट का भव्य आयोजन डिक्की मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल सिरवैया के मार्गदर्शन में संपन्न होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के अनेक कैबिनेट मंत्री, अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। डिक्की के संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबले और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री रवि नर्रा और अनेक सदस्य भी शिरकत करेंगे। डिक्की मध्य प्रदेश चैप्टर के एडवाइजर डॉक्टर राजीव ने बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और बिजनेस कॉन्क्लेव में शून्य में शिखर पर पहुंचने वाले NCC/ST वर्ग के बड़े कारोबारी, उद्योगपति और उद्यमी, जिनका बिजनेस टर्नओवर ₹1000 करोड़ से लेकर ₹500 करोड़ से भी अधिक है, वह भोपाल आ रहे हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट सबमिट करे हैं कि कौन सा क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ है और आगे वाले दिनों में कैसे और ये लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। इसमें हमने रिपोर्ट बनाया है, क्योंकि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस आया तो बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। इंडियन रेलवेज में, बैंकिंग सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में और कई स्टेट गवर्नमेंट्स में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जिनको जॉब्स मिलना था वो सभी लोगों को जॉब्स मिला है। लेकिन आज के तारीख में जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है बहुत कमी हो गया है और जो कॉन्सेप्ट या
केंद्र सरकार या राष्ट्र सरकार सभी में एक नया पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा प्रयास हर एक स्टेट और सेंट्रल कर रहे हैं कि सभी देशवासियों को एक उद्यमता दिशा में लेके जाने का प्रयास गवर्नमेंट ने कर रहा है। क्योंकि अगर उद्यमिता लेवल पे अपन सोचे तो सभी लोगों को कुछ ना कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं और जॉब सीकर में जॉब गिवर बन सकते हैं। वैसा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया बना रहे हैं और हर एक स्टेट में, अभी यहाँ स्टेट में भी मेक इन मध्य प्रदेश बन रहा है। तो ऐसा हर एक स्टेट इंडस्ट्री का ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो जब इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप का ऊपर फोकस कर रहे हैं तो उसमें जो दलित समाज के क्या चैलेंजेस हैं, अगर एक दलित आदमी उद्यमी बनना चाहता है तो उनको क्या क्या चैलेंजेस है। तो पहली चैलेंज ये होगा कि लैंड का अलॉटमेंट होना चाहिए। तो वो लैंड में कैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकते हैं, और सबके ज़्यादा फाइनेंस का ज़रूरत रहता है तो वो फाइनेंस में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं, उसी तरह टेक्नोलॉजी का, और उसी तरह उनका जो स्किल डेवलपमेंट करने का और प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के बाद में उसका मार्केटिंग का सपोर्ट, ऐसा पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करने का ज़रूरत। डिंडोरी जिले के गोरखपुर कस्बे की वर्षों पुरानी रामलीला कौमी एकता की मिसाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग रामलीला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। साथ ही रामलीला के अहम किरदार भी मुस्लिम समुदाय के लोग निभाते हैं। गोरखपुर रामलीला समिति द्वारा करीब 45 वर्षों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 1 दर्जन मुस्लिम बखूबी अपना किरदार पीढ़ियों से निभाते आ रहे हैं। रामलीला के अलावा इस कस्बे में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के पर्वों को भी सौहार्दपूर्व मनाते चले आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक रामलीला को देखने वाले लोग बड़ी दूर से आते हैं। सालों पुरानी इस रामलीला में 50 से ज़्यादा सदस्य जो वर्षों से अपने अभियान के जरिए इन 10 दिनों तक लोगों का मनोरंजन करते हैं। पूर्वजों के सामने से चली आ रही रामलीला की इस परंपरा को आज के नौजवान भी कायम रखे हुए हैं। भैया रामलीला कब से प्रारंभ हुई है, कौन कौन पात्र है, हिंदू मुस्लिम मिलकर करते हैं, क्या है? ये रामलीला की शुरुआत हमारे स्वर्गीय रमाशंकर जी साहू जो मेरे बहनोई हैं उनके द्वारा इस रामलीला की शुरुआत की गई थी। सन 77 से पहले मैं जानता हूँ, सन 77 से पहले लगभग 40-50-60 साल से कम नहीं हुआ रामलीला। बीच में किसी कारणवश पात्रों के दर दर जाने से और इस साल फिर ये रामलीला फिर शुरुआत हुई। इसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलके एकता के प्रतीक, एकता का जो परिचय देते हैं उस परिचय को देते हुए इसमें रामलीला में किरदार निभाते हैं। जैसे कि पूर्व रावण के पात्र हमारे तालिब हुसैन, इसके बाद मेरे द्वारा रावण का पाठ किया गया था, पूर्व हनुमान के पाठ भाई शेरा, और पूर्व केवट के पाठ भाई मुश्ताक अली, और अभी हमारे बाणासुर के रोड़ा जो कर रहे हैं हमारे इनायत अली, और अभी आपने परशुराम का जो रोल अदा किया है अभी बाबुल भाई, इसके आसिफ खान के द्वारा, और हमारे भी संतोष गुप्ता जी रावण का पाठ भी किए हैं, लक्ष्मण का पाठ अंकित साहू के द्वारा किया गया है, और बहुत ही अच्छे ढंग से रामलीला की शुरुआत यहाँ पर हुई है। और आज भी मैं चाहता हूँ कि रामलीला आगे भी चलते रहे, नए नए लड़के आगे आएँ और अपना किरदार निभाते रहें। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं, जिस प्रकार हमारे गोरखपुर में हिंदू मुस्लिम जो एकता के प्रतीक हैं, जो कोई भेदभाव नहीं, हर पूरे त्योहारों में एक दूसरे के साथ शरीक होते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। जो अभी आपने रामलीला के एक प्रतीक स्वरूप आपने देखा है, ये बहुत बड़ा अच्छा। हम चाहते हैं कि जैसा हमारे गोरखपुर में हिंदू मुस्लिम के एक होके सभी काम को सभी एक साथ जुट के करते हैं, वैसे ही दूसरे जगह भी इसी का वो करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही हम सब। गोरखपुर की रामलीला में कब से आप क्या पाठ कर रहे हैं, क्या उद्देश्य? मेरा नाम आसिफ खान है और मैं लगभग 10-12 साल से परशुराम का पाठ कर रहा हूँ, और भी यहाँ पे मुस्लिम भाई हैं हमारे जो यहाँ पे रामलीला में पात्र करते हैं। रजाकत अली है, जुम्मन खान पहले कर चुके हैं यहाँ पे पाठ, और बहुत से मुसलमान भाई लोग यहाँ पे मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रामलीला का मंचन करते हैं। और यहाँ पे
जैसे हमारे अजय दुबे जी ने बताया कि 1978 से रामलीला चली आ रही, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी मुस्लिम पात्र जैसे अब्दुल लतीफ़, तालब हुसैन, मुश्ताक अली, शेरा खान वगैरह यहाँ पात्र कर चुके हैं। कड्डू खान जैसे यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे अच्छे पात्र थे यहाँ पे। उसी अभिनय को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक संदेश देना चाह रहे हैं पूरे देश में कि जिस तरह से हम लोग मिलजुल के भाईचारा के साथ रहते हैं, पूरे देश में अमन चैन शांति बनी रहे और सभी लोग हम लोग मिलजुल के भाईचारा, जैसे हम लोग मंचासीन रहते हैं, पूरा देश हमारा एक मंच ही है, हम सब लोग एक मंच की तरह मिलजुल के भाईचारा के साथ रहें। बस इतना ही कहूँगा आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर में रामलीला होती है, उसमें मुसलमान पात्र भी, क्या कहना चाहेंगे, कब से प्रारंभ हुई? ये बहुत प्राचीन समय से चल रहा है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से यहाँ रामलीला, जब गैस का जमाना था, उस टाइम लाइटें नहीं थी, गैस जला के रामलीला होता रहा, तो उस समय से रामलीला चलता रहा। और वो उस समय से और आज तक के समय में मुसलमान भी पात्र बनते हैं। यहाँ बहुत से पात्र ऐसे हैं जो मुसलमान लोग निभाते हैं और बहुत नियम संयम के साथ जैसा निभाया जाता है वैसा सम्मिलित होते हैं। और बाकायदा रामलीला यहाँ अच्छे से हो रहा है। किसी के हिंदू मुस्लिम एकता का सद्भाव देखना है तो हमारे गोरखपुर में आए। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। हिंदुओं के त्यौहार में मुसलमान बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। लगभग कितने पात्र होंगे जो रामलीला में पात्र मुसलमान लड़के? यहाँ 5 से 7 पात्र हैं और भी आना चाहते हैं मुसलमान लड़के। कौन कौन से? लेकिन होता क्या है, पात्र इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनमें से छांटना पड़ता है कि जो अच्छा पाठ कर सके उसी को लेते हैं। मुसलमान तो 15-16 लड़के तैयार रहते हैं, हमको भी दो, हमको भी दो। कौन कौन सा पाठ करते हैं? और परशुराम का पाठ है, बाली का पाठ है, और इनायत अली, विश्वामित्र के पात्र हैं। अरे मुसलमान लड़के A to Z उनको पूरे पाठ याद रहते हैं। कभी कोई पात्र अचानक बीमार पड़ गया, उसकी जगह में इनको खड़े कर दो। ये बाकायदा पूरा पाठ याद है इन लोगों को। और पूरे नियम से, हिंदू रीति रिवाज से बाकायदा नहा के, जिस दिन पाठ है इनका नहा के आते हैं। मंच में बाकायदा बगैर चप्पल के आएंगे और पूरे नियम संयम के साथ पाठ करते हैं। बहुत अच्छा सद्भाव है हमारे यहाँ। और प्रभु राम, श्री राम, माँ दुर्गा से ही प्रार्थना है कि सद्भावना बने रहे। कोरोना काल में देखने को मिला था कि रामलीला बंद हो गई थी। हाँ, कोरोना काल में सरकारी पाबंदी भी थी कि भीड़ नहीं कर सकते आप, कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो इस कारण 2-3 साल बंद था। उसमें बहुत मायूस थी जनता, हम लोग भी मायूस थे। अब ये कोरोना काल के बाद जब ये रामलीला शुरू हुआ तो जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है, जनता भी बहुत आती है और सद्भावना चल रहा है। बहुत अच्छा है, भगवान से कृपा है, ये सद्भावना हमेशा यूं ही बना रहे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।